नमस्कार सभी को, सुप्रभात। आज हम देखने जा रहे हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या माने सीजनल रूटीन। इतने दिन हम देखें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या होता है दिनचर्या, रात्रिचर्या। तो आज हम इसके एक्सटेंशन वर्जन ऋतुचर्या देखेंगे। आयुर्वेद में जैसा कि आप जानते हैं तीनों दोष है, वात पित्त कफ। उन्हीं को बैलेंस कैसे करें सीजनल रूटीन में, और कौन से सीजन में किस दोष का ज्यादा प्रकोप होता है, किस दोष का शमन होता है और किस दोष का एक्युमुलेशन होता है, इसी पे है आज हमारा टॉपिक। तो ऋतुचर्या जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने आहार विहार, अपने दिनचर्या में और अपने डेली या नाइट रूटीन में क्या ऐसा करें, क्या बिहेवियरल चेंजेस करें ताकि अपने स्वास्थ्य को रक्षा भी कर सके और रोगों से बच भी सके। तो जैसे कि आप जानते हैं ऋतु क्या है। ऋतु माने सीजन, हिंदी में ये वर्ड ऋतु आता है संस्कृत से। तो ये हमारे सन मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करके हमारा जो चेंज होता है, सीजन वेदर जो चेंज होता है वो डिसाइड होता है। तो पहले आते हैं दो कैटेगरी जैसे कि सन की मूवमेंट जब नॉर्दर्न सोलिस्टिस में होती है तो ये इसको उत्तरायण कहा जाता है, और जब साउदर्न सोलिस्टिस में जाता है तो उसको दक्षिणायन कहा जाता है। तो ये फर्स्ट सिक्स सीजन जो है वो उत्तरायण में आते हैं। जैसे कि जनवरी की मिडिल से जैसे ही हमारा पौष संक्रांति खत्म होता है, पौष संक्रांति के अगले दिन से जो हमारा मास शुरू होता है उससे जुलाई के मिड तक फर्स्ट 6 मंथ उत्तरायण में आता है और नेक्स्ट 6 मंथ दक्षिणायन में आता है, फिर जुलाई के मिड से जनवरी के फर्स्ट हाफ तक। तो द वर्ड ऋतु का मतलब है जाना। तो जाना कैसे कि नेचर एक के बाद एक जो सीक्वेंस अपने सीजन्स के है उसको ऐसे लेके आएंगे। ऋतु का मतलब है सीजन्स जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका अभी मतलब है इंग्लिश में लिटरली जो ये वर्ड जो आया है इसका मतलब है जाना। तो एक ऋतु एक आयान बनाती है। तो अभी हम देखेंगे आयन मतलब पीरियड, सोल्स्टाइस जिसको बोलते हैं। तीन ऋतु मिलके एक आयन बनाती है। तो इंग्लिश में आयन को सोल्स्टाइस बोलते हैं। तो क्या हुआ, उत्तरायण में फिर कितने सीजन्स आए? 3 सीजन, ठीक है। 3 ऋतु मिलके एक आयन बनाते हैं। ये नॉर्दर्न सोलिस्टिस एक आयन हुआ, साउदर्न सोलिस्टिस एक आयन हुआ। तो 3 सीजन 3 ऋतुएं मिलके एक आयन बना रही है। तो ऊपरी उत्तरायण में ऊपरी भाग में साल के 3 है सीजन और नीचे 3 है। तो मतलब एक सीजन 2 महीने का, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं सीधा कुछ टर्मिनोलॉजीज पे जो हमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऋतुचर्या में पहले हम देखेंगे कितने ऋतु है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ऋतुचर्या में 6 ऋतु है। क्या क्या? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ। ऋतुचर्या में आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतु है। इंग्लिश में ऋतु सिर्फ 4 ही है। इंग्लिश में सीजन्स नहीं है ज्यादा, इंग्लिश में 4 है। इसी को अरेंज करके हम समझेंगे। मैं इंग्लिश, हिंदी और साथ में आयुर्वेद की ऋतु सब एक साथ एक टेबल पे डाली हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो ऋतुचर्या में आयुर्वेद के सीजन फिर से देख लेते हैं। शिशिर जो कि माने लेट विंटर जो कि ठंड जब जाने लगती है, जो कि हमारा दिसंबर जनवरी का मंथ होता है, वो होता है शिशिर। दिसंबर के मिड से जनवरी के मिड तक शिशिर। फिर वसंत, वसंत मतलब स्प्रिंग, फिर ग्रीष्म मतलब समर जब गर्मी रहती है, ताप रहता है, दाह रहता है, ग्रीष्म। फिर वर्षा मतलब मॉनसून जब रेनी सीजन बोला जाता है। शरद मतलब ऑटम एंड हेमंत। और शरद काल में जैसे दुर्गा पूजा होता है, अक्टूबर का ड्यूरेशन है। एंड हेमंत माने अर्ली विंटर, जस्ट बिफोर, ये जो नवंबर मिड से दिसंबर मिड है। तो चलिए आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है। देखिए उत्तरायण का पहला भाग जो है हमारे साल का जनवरी, मिड जनवरी टू ये जून पूरा कंप्लीट होगा मिड जुलाई तक। सेम दक्षिणायन मिड जुलाई से
पूरा ये नवंबर दिसंबर नहीं, सिर्फ जनवरी तक जाएगा। तो चलिए टेबल पे चलते हैं। ये है, मैंने एक टेबल बनाया कंपैरेटिव करके, ताकि आपको पता चले क्या क्या सीजन कौन से महीने में है आयुर्वेद के अनुसार, कौन सा इसका हिंदी मास है, कौन सा इसका आयुर्वेद मास है, कौन सा इसका कॉन्स्पॉन्डिंग इंग्लिश मास है, और इसमें कौन से दोषास कब रहते हैं। दोषास हमें इसलिए समझना जरूरी है ताकि हम जब जिस दोषा का क्षय हो मतलब एक्युमुलेट हो। कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं पहले। देखिए, जब हम एक्युमुलेट बोलेंगे मतलब आयुर्वेद में क्षय बोलेंगे, तो मतलब दोषा धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, दोषा बढ़ रही है, मतलब दोषा एक्युमुलेट हो रही है, अभी वो अपने चरम मात्रा पे जाने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। तो उस पीरियड को हम बोलेंगे क्षय, एक्युमुलेशन ऑफ दोषा। फिर नेक्स्ट आएगा अगले सीजन में, वो दोषा प्रकोप अवस्था में होंगे। प्रकोप मतलब जब सबसे ज्यादा उसकी इम्बैलेंस देखी जाएगी, जब सबसे ज्यादा वो दोषा पावरफुल होगी डिजीज देने के लिए। प्रकोप मतलब उस दोषा को अगर बैलेंस न किया जाए तब हमें डिजीजेस आ सकती है, हमें उस दोषा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। उसको इंग्लिश में एग्रावेशन बोलते हैं। एकदम चरम सीमा पे है दोषा का प्रकोप। फिर दोषा धीरे धीरे अपने कम अवस्था में आएगी, उसको बोलते हैं शमन या प्रशमन। ये है उसका फिर से अपने आप ऑटो स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए दोषा का ये क्षय अवस्था हुआ, बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, एक सीजन फिर नेक्स्ट सीजन आया, यहाँ पे इसका प्रकोप हो रहा है, एकदम पीक पे है, उसको एग्रावेशन बोलते हैं। और फिर उसका फिर से शमन या प्रशमन हो रहा है, दोषा फिर से पैसिफाई हो रहे हैं, ऑटो पैसिफिकेशन, खुद ही से कम हो जाएंगे, अपने सम अवस्था में आ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ऋतु के अनुसार दोष ऐसे चेंज होते रहते हैं। यही सीखेंगे आज हम क्लास में। तो यहाँ पे हम दो ऋतु, हमने सब ऋतु तो देख लिया, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। साथ ही साथ आयुर्वेद के एक सूत्र स्थान में एक ऋतु का वर्णन किया गया है, वो स्पेशल है, वो है पवृत ऋतु। ये ऋतु सब स्टेट्स में नहीं आती, ये ऋतु जस्ट रेनी सीजन के थोड़ा पहले आती है, पर जनरली आप सारे ग्रंथों में ये 6 ऋतु, षड्रसा और षड ऋतु, ठीक है, षड मतलब 6, ये 6 ऋतु का ही आपको मेंशन मिलेगा। ये पवृत ऋतु थोड़ा स्पेशल ये ग्रंथ में है। ये कौन से स्टेट में रहता है, ये गंगा रिवर के साउदर्न साइड में रहता है। ये ऋतु बेसिकली वहां पे देखा जाता है, देखा गया है। ये ऋतु वर्षा ऋतु के थोड़ा पूर्व में आते हैं। यहाँ पे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे रीजन में ये ऋतु देखा जाता है, और वो ऋतु जनरली 4 महीने रहता है, पर ये इन जनरल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। तो जैसा हम जानते हैं ये वात, पित्त और कफ कौन से ऋतु में अपने प्रकोप या डोमिनेंट स्टेट में रहेंगे, ये हम टेबल पे देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली शुरू होता है सीजन शिशिर से। शिशिर जो कि लेट विंटर इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर सीजन समझे, स्टार्ट कब होगा मंथ, जनवरी के मिड, 15 जनवरी से या 16 भी हो सकता है, 16 जनवरी से 15 मार्च तक, ये होगा इंग्लिश इसका टाइम पीरियड। शिशिरा बोलेंगे उस काल को। और हमारा अगर हिंदी मास देखे, रीजनल कैलेंडर में जो मास आता है उससे माघ टू फाल्गुन, माघ और फाल्गुन ये 2 हिंदी माह हमारे शिशिर ऋतु में पड़ेंगे। शिशिर माने कि मिड जनवरी से मिड मार्च, 16 जनवरी से 15 मार्च तक, ठीक है। 2 महीने का एक ऋतु रहता है आयुर्वेद के अनुसार। इंग्लिश के 2 मंथ्स, हिंदी के 2 मंथ्स मिला के एक आयुर्वेद की ऋतु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो हिंदी माह है वो 12 है और हमारे आयुर्वेद माह वो 6 है, तो मतलब एक आयुर्वेद के सीजन में 2 हमारे मास आ जाएंगे, 2 मंथ्स आ जाएंगे, ओके। और इंग्लिश में भी मंथ 12 होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कौन सा दोषा अभी प्रकोपित होता है। प्रकोपित मतलब सबसे अपने पीक जोन पे, डोमिनेंट स्टेट पे सबसे बड़ा हुआ। तो कफ दोषा शिशिर ऋतु में सबसे ज्यादा अभी स्टार्ट होगा, कफ का एक्युमुलेशन शुरू होगा, क्षय स्टेज शुरू हो गया। कफ का क्षय स्टेज हमारे हेमंत ऋतु से शुरू हो गया,
सेम शिशिर ऋतु जो कि लेट विंटर है, उसमें भी कफ का क्षय स्टेज, एक्यूमुलेशन स्टेज शुरू होगा। उसके बाद आते हैं हमारे जो मार्च का महीना। अब हम आ जाते स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, आप जैसे समझते हैं मार्च रहेगा, फिर आपका मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। मार्च के 16 तारीख से मई के 15 तारीख तक आपका ये 2 महीना आपका वसंत ऋतु रहेगा। हिंदी मास में कौन सा? चैत्र वैशाख। तो ये रहा हमारा वसंत ऋतु। इसमें आएगा कफ का प्रकोपित स्टेज। प्रकोपित माने आप पीक में है। तो कफ का एक्यूमुलेशन कहाँ से शुरू हुआ था? कफ का एक्यूमुलेशन हमारे हेमंत ऋतु से शुरू हुआ था। हेमंत ऋतु जो कि हमारे मिड नवंबर से मिड जनवरी तक है, और हमारा जो हिंदी मास है वो है मार्गशीर्ष, हिंदी में बोलते हैं, बंगाली में इसको अग्रहायण बोलते हैं। मार्गशीर्ष और पोष, मार्गशीर्ष से पोष तक हमारा हेमंत ऋतु है, जो हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी वाला पीरियड है। उस टाइम पे हमारा कफ का क्षय स्टेज मतलब एक्यूमुलेशन स्टेज चलेगा। फिर अगले शिशिर में भी चलेगा, तब भी कफ का क्षय स्टेज एक्यूमुलेशन चलेगा। ये सारे 4 मंथ लेके कफ वृद्धि होता रहेगा धीरे 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 धीरे। तभी आप देखे हैं कि सर्दी खांसी उस टाइम पे जब ठंडी आती रहती है और ठंडी जाती रहती है, सर्दी खांसी बलगम जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलते। धीरे धीरे कफ बढ़ रहा है। तो अभी हम कफा को देख रहे हैं, फिर वाता को, फिर पित्ता को देखेंगे। तो कफ का प्रकोप रहेगा हमारे वसंत ऋतु में, फिर ऑटोमेटिकली जैसे प्रकोप हो गया अब खुद ही कम हो जाएगा, खुद ही इसका प्रशमन हो जाएगा। अगला महीना ग्रीष्म। ग्रीष्म कौन सा? मई के 16 से 15 तक, जुलाई के 2 महीना ग्रीष्म है। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़, ये जो महीने हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार ग्रीष्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय पे कफ का ऑटोमेटिक प्रशमन हो जाएगा, कफ कम हो जाएंगे। तो कफ से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। ग्रीष्म में क्यों हो रहा है? कफ आपको पता है शीत है, कफ गुरु है, तो कफ को जैसे ही उसका विपरीत गुण देंगे। ग्रीष्म में क्या होता है? समर में सूरज की बहुत तीव्र रोशनी रहती है, गर्मी रहती है वातावरण में, तो गर्मी शीत को काटेगी, तो कफ का ऑटोमेटिक प्रशमन हो जाएगा। ये है ऋतुचर्या का सुंदर अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए, अभी कौन सा दोष बढ़ रहा है? अभी वाता का एक्यूमुलेशन शुरू होगा। वाता धीरे धीरे संचय होना, जमा होना, पूंजी होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेशन, क्षय। तो ये क्या होता है? वाता में देखिए, वाता लाइट है, ठीक है, लाइट है, ड्राई है, रफ है। तो जैसे ही ग्रीष्म आता है, आप देखिएगा एनवायरमेंट में एक हॉट एयर, गर्म हवा चलती है जो कि बहुत ड्राई होती है। बहुत लोगों को नाक से खून आने की समस्या फील होती है। क्योंकि नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो फाइन हमारी कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से वो ड्राई होके ब्लड लीकेज होने लगता है। तो गर्मी में इसलिए बोला जाता है लू से बचने के लिए मुंह में कपड़ा ढकिए, बदन में कपड़ा ढकिए, धूप में बहुत ज्यादा मत जाइए और अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, क्योंकि बॉडी ड्राइनेस होता है। तो बात ड्राई सीजन में धीरे धीरे अपना जो प्रकोपित स्टेज है धीरे धीरे उस तरफ जाने के लिए रेडी होता है। तो उस टाइम पे बात का संचय होना शुरू हो जाएगा। कौन सी सीजन में? ग्रीष्म सीजन में, जो कि इंग्लिश में समर है और हिंदी कैलेंडर में ज्येष्ठ और आषाढ़। तो नेक्स्ट सीजन में ऑब्वियसली उसका प्रकोप होगा। जिस सीजन में संचय होता है उसके अगले सीजन में प्रकोप और उसके अगले सीजन में शमन। यही रूटीन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मॉनसून, जिसको वर्षा ऋतु बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में रेनी सीजन। वो हिंदी कैलेंडर में श्रावण और भाद्र होता है, और इंग्लिश में जो मंथ देखें तो मिड जुलाई टू मिड सितंबर, इस टाइम पे बारिश होता है, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। और इस टाइम पे बात का प्रकोपित स्टेज होता है, क्योंकि बात शीत भी है और वो तब ये उसका जो एक्सेसिव दोष के जो बढ़े हुए गुण है वो सब हमें देखने को मिल सकता है। और हमें इस टाइम पे अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बात 80 प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। फिर देखते हैं क्या क्या है। फिर देखिए, अभी सिंस ग्रीष्म अभी दग्ध हो गया, गर्मी उस टाइम पे भी रहती है, गर्मी तो रहती है ग्रीष्म में, वर्षा में भी थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, पर थोड़ी बहुत द्रव्य भी होती है। बारिश हो गया, थोड़ा वाटर का कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, तो तब पित्त धीरे धीरे
ये जो दाह होके अभी पित्त धीरे धीरे उसका संचय का टाइम शुरू हो गया, जमा हो रहा है, पित्त जमा हो रहा है। अभी पित्त नेक्स्ट महीने में बढ़ेगा। तो नेक्स्ट महीने में चलते हैं जो कि है शरद ऋतु, जिसको ऑटम बोलते हैं इंग्लिश में। ये सितंबर के मिड से नवंबर के मिड तक चलता है। और 2 महीना जो हिंदी में आता है वो है आश्विन और कार्तिक। तो उस टाइम पे पित्त का भी प्रकोप रहेगा, ठीक है। उस टाइम पे पित्त बढ़ा जाएगा। तो पित्त संबंधित जो भी हमारे पंचकर्मा थेरेपीज है, जैसे विरेचन कर सकते हैं, आप वमन कर सकते हैं, वो सब शरद ऋतु में कराया जाता है। तो आप जनरली नोटिस करेंगे पंचकर्मा के लिए 2 बेस्ट सीजन से ही माने जाते हैं। जब बसंत हो, बसंत में भी वमन कराया जाता है ताकि कफ दोष को प्रकोप जो अवस्था है, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था पंचकर्मा में कि दोषों को हम पंचकर्मा में कब निकालते हैं अच्छे से, हम पहले पूर्व कर्मा करके स्नेहन और स्वेदन मालिश, तेल मालिश अच्छे से, या इंटरनल घी तेल पिला के स्नेहन हुआ, और स्वेदन मतलब सीम से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के। तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि जो दोष अपने डीपर टिश्यूज में जाके बैठे हैं उनको हम सरफेस लेवल पे, हमारे शरीर के सरफेस लेवल पे ला सके, ताकि अभी जब पंचकर्मा करें तो बेहतर रिजल्ट मिले, पूरे के पूरे दोष निकल जाए जो भी अपने विषम अवस्था में है, एक्सेस जो है दोष है वो निकल जाए, जठराग्नि में आ जाए और उसका अच्छे से पाचन हो पाए। तो वही पंचकर्मा का कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी कफ दोष जब प्रकोपित होता है तो वसंत ऋतु में वमन करना सबसे बेस्ट रहता है, और शरद ऋतु में भी पित्त प्रकोप के कारण विरेचन करना बेस्ट रहता है। हम आगे देखेंगे, है मैंने रखा हुआ है। तो उसी के साथ सिंस वाता हमारे वर्षा ऋतु में प्रकोप हुआ था तो अगले सीजन में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो शरद ऋतु हमने देख लिया, इसमें वात का और शमन हो जाता है, वात धीरे धीरे कम होने लगता है खुद ही से, और फिर पित्त का प्रकोप स्टेज, पित्त का फाइनल स्टेज, एक्सेस स्टेज दिखता है। कौन से ऋतु में? शरद ऋतु, ऑटम, जो कि मिड सितंबर से नवंबर में होता है। हमारे जनरली नवरात्रि आती है अक्टूबर में, उसी पीरियड शरद ऋतु होता है, वहाँ पे पंचकर्मा करने के लिए बेस्ट रहता है। तो आश्विन और कार्तिक रहते इसके हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अभी चलते हैं लास्ट जो है हमारा हेमंत, जो कि अभी ठंडी आने वाली, ठंडी का पूर्व, अर्ली विंटर। ये कौन सा सीजन हुआ? मार्गशीर्ष और पोष, ये 2 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 2 टाइम मंथ हेमंत में आएगा, हेमंत सीजन में। फिर टाइम होगा इंग्लिश में क्या? मिड नवंबर, नवंबर के 16 से जनवरी का 15 तक पकड़ लीजिए, ठीक है, हेमंत। यहाँ पे ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है और पीक पे जाने वाली है। तो पित्त बढ़ा हुआ था पिछले सीजन में, तो पित्त अभी शमन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कफ जो है, कफ अभी धीरे धीरे संचय होना शुरू हो जाएगा। ठंडी आ गई जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ठंडी और तीव्र होकर अभी जाने लगेगी, जो कि शिशिर सीजन में होगा, लेट विंटर बोलते हैं, जनवरी के लास्ट मिड से मार्च के मिड तक। तो उसमें भी कफ का संचय हो रहा है। ये कफ ही है जो 2-4 सीजन तक चलता है। कफ का संचय 2 सीजन तक होता है, हेमंत और शिशिरा। कफ का जो प्रकोप है वो वसंत में होता है, और कफ का जो शमन प्रशमन है वो ग्रीष्म में होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कफ का जो संचय है, कफ एक्युमुलेशन होगा हेमंत और शिशिर में। उसके बाद सीजन आएगा वसंत, जहाँ पे कफ का प्रकोप होगा, जहाँ पे हमें वमन करना है पंचकर्मा में कफ दोष की निवृत्ति पाने के लिए। और फिर समर में जो कि ग्रीष्म है, वहाँ पे कफ का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, शमन हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। फिर चलते वात में, फिर से वात का देख लीजिए। वात का बढ़ना संचय होगा आपके ग्रीष्म में, वात का प्रकोप होगा नेक्स्ट सीजन वर्षा में, और वात का शमन होगा आपके शरद ऑटम में, ठीक है। तो बात हो गया। अभी चलिए पित्त पे चलते हैं। पित्त का संचय, पित्त का एक्युमुलेशन होगा आपके वर्षा ऋतु। दीदी बात का रिपीट कर दो एक बार फिर। ठीक है, बात का संचय, बात का एक्युमुलेशन होगा आपके ग्रीष्म ऋतु में, जहाँ पे समर आता है, समर। उसके बाद वाला सीजन वर्षा में बात का प्रकोप होगा, और बात का शमन मतलब पैसिफिकेशन कम हो जाएगा शरद ऋतु में, ठीक है।
कफ और बात हमने देख ली है, यहाँ तक सही है। पित्त पे चले, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। चलिए, पित्त का संचय होता है आपके वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप होता है आपके शरद ऋतु में, ऑटम में, और पित्त का आपका शमन होता है हेमंत ऋतु में। ठीक है, एक के बाद ये सीक्वेंस पे चलता है। ये टेबल आप बना लो या मैं भेज दूंगी तो आपको इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात पित्त कफ देख लिया, तो ये साइकिल पूरे सीजन ऐसा ही चलता है। तो अभी हमें देखना है कि क्या हमें करना चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके और लोगों से बच सके। तो अभी हम देखेंगे ऋतुचर्या में सीजनल गाइडलाइंस क्या है। जी पुष्पा जी। कफ के बारे में और एक थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। ओके, कफ देखिए, कफ 4 सीजन तक चलता है। कैसे? कफ हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में, जो कि विंटर का सीजन माना। देखिए आप कब होगा ये? मिड नवंबर से पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड मार्च तक। ठीक है, तो मिड नवंबर से मार्च तक ये हेमंत और शिशिर ऋतु चलेगा। इसमें आपका कफ बिल्डिंग होना शुरू होगा, कफ का संचय, कफ दोष बढ़ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और पीक पे कब जाएगा? पीक पे जाएगा जब वर्षा ऋतु आएगी। यहाँ पे देखिए वर्षा ऋतु, जो चैत्र और वैशाख बोलते हैं, मार्च के मिड से मई तक वर्षा ऋतु आएगी, तब कफ बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, हाईएस्ट चोटी पे पहुंचा हुआ है कफ दोष। उसके बाद जब ग्रीष्म आएगा, समर आएगा, ऑटोमेटिकली कफ कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देख लिया कौन से सीजन में कैसा दोष बढ़ा हुआ रहता है। ये फिर से अभी हम देखते क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं जनवरी से ही शुरू करती हूँ, शिशिर से शुरू करती हूँ। शिशिर ठीक है, हेमंत से शुरू करती हूँ। ठंडी अभी आई, ठंडी हेमंत मतलब जो मिड नवंबर से मिड जनवरी का फेज है, जहाँ पे अभी बस ठंडी हमारे धीरे धीरे बढ़ ही रही है। अर्ली विंटर, तो वहां पे देखिए आपको पता है कफ संचय हो रहा है, धीरे धीरे कफ दोष बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको नरिशिंग मतलब पुष्टकर खाना खाना है, वार्म गर्म खाना खाना है, क्योंकि कफ क्या होता है? कफ आपका ठंडा होता है, शीत होता है, तो कफ ना बढ़े इसलिए आपको गर्म खाना खाना पड़ रहा है। और साथ ही में आपको ये ऑयली फूड क्यों? क्योंकि वहाँ पे बात दोष का भी बात है, तो आपको इसीलिए घी युक्त खाना खाना है। आप क्या क्या ले सकते हैं? आप गेहूं, आप दूध, गुड़, आप जो भी आपके मूंगफलियां है, नट्स एंड सीड्स है वो लीजिए। आप इस टाइम से हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा विंटर का सीजन होता है, तब आयुर्वेद मानता है हमारी जठराग्नि जो है वो सबसे ज्यादा प्रदीप्त रहती है, स्ट्रांग रहता है। आप देखिएगा गर्मियों में खाने पीने का मन नहीं करता, पर ठंडी में भूख लगती है। ठंडी में ना हम कुछ भी खाया पिया जा सकता है, हम थोड़ा भी बहुत बाहर का खाए तो पचा सकते हैं, पर वही गर्मी में जब हम बाहर का खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है कि नहीं? तो उस टाइम पे ठंडी में आपको गर्म चीजें खानी है, जैसे कि चाय, सूप, स्ट्यूज मतलब बॉइल्ड सब्जियों का पानी, या बॉइल्ड जो भी नॉनवेज खाते हैं, फिश या चिकन का बॉइल्ड जो पानी में उबाल के जो सूप टाइप का सिर्फ रहता है, जिसमें पानी सिर्फ रहता है, वो मटेरियल निकाल देते। तो इसलिए कफ बढ़ रहा है, इसलिए आपको गर्म चीजें खानी चाहिए। और ये क्यों बोला गया है? गेहूं, डायरी मतलब दूध और दूध से बनी हुई चीजें, गुड़ और नट्स में तिल, ये सब आएगा। ये क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सब भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और उस टाइम पे हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। तो उस टाइम पे ये सब गुरु भोजन है। गेहूं हुआ, फिर दूध हुआ, जैगरी हुआ, ये सब भारी, इसका जो द्रव्य गुण है ना, वो गुरु है, पचाने में भारी है। तो ये सब अब तक खाएंगे तब अच्छे से पचा ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कारण से हेमंत और शिशिर में दोनों का ऑलमोस्ट आपका जो खान पान करने का जो ऋतुचर्या में बताया गया है वो सेम ही है। आपको खाना क्या है? गर्म चीजें, फ्रेश चीजें, वार्म चीजें, पुष्टकारी चीजें, जो भी आप गर्म स्पाइसी थिंग खाना चाहे वो खा सकते हैं। ठंडी में जैसे देखिएगा जो भी सीजनल सब्जी और फल मिले, आपको मूली मिलती है, आपको गाजर मिलती है, वो सब आप खाइए। आपको अदरक का सेवन, बहुत जगह सिठौरा बनता है। सिठौरा एक लड्डू होता है जो कि प्रेग्नेंट मदर्स को दिया जाता है,
वो क्यों देते हैं आपको पता है? इसके दो कारण हैं, कफ दोष को कम करना और बात को भी बैलेंस करना। उसमें क्या पड़ता है? सूंठी की ड्राई जिंजर, हल्दी, गुड़, घी, फिर बहुत सारे नट्स पड़ते हैं जैसे कि तिल वगैरह पड़ता है, फिर गोल मरीच। तो ये सब बॉडी में ऊष्मा, हीट जनरेट करता है, तो ठंडी से बचने के लिए राहत देंगे और साथ ही साथ हमारी जो मतलब इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेंगे। और उस टाइम पे जठराग्नि अच्छी रहती है तो हम कोई भी थोड़ा भारी खाना भी खाए तो पचा सकते, इसलिए उस टाइम पे दिया जाता है। और ये वात को भी कम करता है और कफ के लिए भी अच्छा है। तो क्या क्या अवॉइड करना है? ठंडी खाना, बिल्कुल बासी खाना नहीं है, ठंडा रखा हुआ खाना फ्रिज का नहीं है। ड्राई खाना, जो रुष्क खाना है जिसमें स्निग्धता नहीं है, वो नहीं खाना है। फास्टिंग, ज्यादा फास्टिंग नहीं करनी है उस समय पे। और भारी, बहुत ज्यादा आइसक्रीम, कोल्ड वाटर, ये सब ठंडी चीजें भारी होती है, वो सब नहीं खाना है, ठीक है? क्योंकि कफ भारी है तो और भारी आपको नहीं देना है, ठंडी चीजें आपको नहीं देनी, गरम गरम खाना है। ओके, ठीक है, ये समझ आया हेमंत शिशिर। तो मैं फिर आगे चलती हूँ। यहाँ पे कफ अभी संचय हो रहा है, ठीक है? क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अच्छी अच्छी सारी चीजें खाइए। ओके, तो अभी चलते हैं हम, इसके बाद आ जाएगा हमारा हेमंत गया, शिशिर गया, अभी आ जाएगा हमारा वसंत, ठीक है? इसमें कफ दोष का प्रकोप होगा। ओके, कफ दोष अभी धीरे धीरे प्रकोप स्टेज में आएगा, तो आपको बिल्कुल एकदम हल्का भोजन करना है, क्योंकि अभी प्रकोप स्टेज में है, हल्का भोजन करना है आपको, थोड़ा ड्राई भोजन करना है थोड़ा, क्योंकि अभी वो प्रकोप स्टेज में। कफ क्या है? चिपचिपा है। यहाँ पे हमने क्यों किया? यहाँ पे हेमंत और शिशिर में हमें अपने वात का भी कंट्रोलिंग करना था, ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्निग्ध भोजन भी किया। इस टाइम पे कभी कभी वात का इम्बैलेंस भी देखा जाता है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा स्निग्ध भोजन किया। पर अभी वात नहीं है वसंत में, तो हमें अभी करना है ड्राई, थोड़ा सा ड्राई। तो हमें क्या क्या खाना है? और इस टाइम पे इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, जल्दी ही सीजन चेंज होने वाला है, बसंत आ रहा है, अभी ठंडी से गर्मी में हम ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो इस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है, ऐसे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, मतलब जो इन्फेक्शन होने की, स्किन प्रॉब्लम्स देखिएगा, बहुत लोगों को उस टाइम पे स्किन प्रॉब्लम्स होती है, फिर बहुत लोगों को सर्दी, खांसी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन से वो बहुत ज्यादा होता है। कोरोना भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ता था जब कोरोना आया था, मतलब फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है, सर्दी, खांसी, छींके आना। तो इसलिए हमें उष्ण, गरम गरम हल्का भोजन करना है। हमें हरी पत्तीदार सब्जियां जो भी मार्केट में अवेलेबल हो, जो भी सीजनल हो, वो खानी है, शहद खानी है, हमें अदरक लेना है, ये हमारे शरीर के लिए ठीक रहेगा। हमें बार्ली, जो यव है, यव हमारे पथ्य में माना गया है, यव का सेवन करना चाहिए। और भारी भोजन और मिल्क प्रोडक्ट से कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बचना चाहिए। और उस टाइम पे एक्सरसाइज कैसे करें? हमारे योग में एक्सरसाइज उस टाइम पे मॉडरेट करें, और पंचकर्मा करने के लिए ये बेस्ट सीजन माना गया है, बसंत ऋतु। और एक चीज बता दूं, विंटर में भी हमारी अग्नि स्ट्रांग रहती है और एक्सरसाइज की क्षमता बेहतर रहती है, तो इसीलिए ठंडी में आप अच्छे से एक्सरसाइज करा सकते हो, अच्छे से सूर्य नमस्कार, जो भी आपके सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम सारे हैं, वो अच्छे से आपको कराना है। आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज ये हेमंत और शिशिर में करा सकते हो, पर वर्षा में मॉडरेट कराना है, बहुत ज्यादा नहीं कराना है। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रीष्म में, यहाँ पे वात का प्रकोप रहता है, और साथ ही साथ कौन सा दोष आता है बताओ? अभी तो पढ़े हो, बताओ। ग्रीष्म में इधर दिखा रहा है वात का, वात आ रहा है, और साथ में कफ, हाँ, और साथ में कफ कम भी हो रहा है, ठीक है? क्योंकि गर्मी आ गई, अभी वात संचय हो रहा है, गर्मी आ गई तो कफा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आपको क्या खाना है? वात शमन करने के लिए, कफा के लिए अभी चिंता नहीं करनी है, अभी वात पे ध्यान देना है। तो वात के लिए आपको अभी लाइट, मधुर, वात में कौन से षड्रसा में पढ़े थे हम, कौन से जो षड्रसा है वो महत्वपूर्ण रहते हैं वात में, बताइए, किसी को याद है? पहले 3, मधुर, आम्ल, लवण, ठीक है? वात के लिए याद रखिएगा, मधुर, षड्रसा में जैसे हम सीक्वेंस किए थे, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो पहले 3 जो है, मधुर, आम्ल और लवण, ये वात के लिए होते हैं।
नीचे, फिर आएंगे पित्त के लिए, फिर आएंगे कफ के लिए। तो कटु नहीं होगा, कटु छोड़ दीजिए। तिक्त, कषाय, मधुर पित्त के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद आएगा आपका कफ। कफ के लिए क्या? कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, तो कफा के लिए आप कटु देंगे, स्पाइसी देंगे, तिक्त देंगे, बिटर फूड देंगे और कषाय देंगे जो कि एस्ट्रिंजेंट है। फिर से बता रही हूँ, तो वात के लिए आप क्या देंगे? मधुर, आम्ल और लवण। मधुर मतलब स्वीट, स्वीट फूड्स जैसे कि चावल, गेहूं, दूध, ये स्वीट। फिर आम्ल मतलब खट्टी, सॉर फूड जैसे कि आमलकी, नींबू। और फिर लवण मतलब सॉल्टी फूड जिसमें नमक हो। ठीक है, ये वात के लिए होते हैं। तो आप क्या क्या वात के लिए बेस्ट रहेगा? घी दे सकते, दूध दे सकते हैं, आप चावल गेहूं दे सकते हैं, पर थोड़ा लाइट भी फूड रखिएगा क्योंकि ग्रीष्म है, बॉडी का जो जठर अग्नि है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, दोषों को भी बैलेंस करना पड़ता है, जठराग्नि के जो अग्नि की मात्रा है उसको भी देखना पड़ता है। तो ये सब मिला के ऋतुचर्या है, सिर्फ दोषों पे नहीं है, जठराग्नि भी देखना पड़ता है, हमारा बल्य भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप याद रखिए ग्रीष्म में जो कि हम लाइट और मतलब कूलिंग फूड धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि और मधुर फूड लेंगे, घी, चावल, हल्का जो पच जाए, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी, वाटरमेलन, तरबूज, जो भी आपकी सीजन में, मैंगो आता है सीजन में, मैंगो लीजिए आप, पुदीना, ये सब, छाछ, ये सब आप लीजिए। पर एक्सरसाइज श्रम कितना करेंगे? एक्सरसाइज थोड़ा कम करेंगे। और अवॉइड क्या करना है? स्पाइसी फूड, ये सब आपको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड, फर्मेंटेड फूड और बहुत ज्यादा धूप में जाना, ये आपको अवॉइड करना है। ज्यादा भारी भोजन नहीं लेना है क्योंकि जठराग्नि कम रहती है। फिर आते हैं हम अपने वर्षा ऋतु में। इसमें भी हमें इजी लाइट टू डाइजेस्ट फूड ही लेना है, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, फिर अदरक जठराग्नि को प्रदीप करने में अच्छा होता है, ब्लैक पेपर, ये सब, अदरक के चाय ले सकते हैं। और उस समय में बात का प्रकोप होता है, ठीक है, और पित्त का संचय होता है। तो इसलिए आपको बात में ना क्या होता है, बहुत कच्ची चीजें नहीं खा सकते। जब बात जिनका प्रकोपित अवस्था में होता है, जहाँ पे कच्ची चीजें, एकदम बहुत कच्ची चीजें ज्यादा सेवन करना ठीक नहीं है। हल्का आप बॉईल करके या हल्का सॉटे करके ले सकते हैं। कच्ची चीजें खाना अच्छा होता है, सैलड वगैरह आप लीजिए, स्प्राउट लीजिए, पर आप हल्का सा स्प्राउट को बॉईल करके या स्टीम करके लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बात रहता है तो बहुत कच्ची चीजें, बहुत हरे पत्तेदार सब्जियां एकदम बहुत मात्रा में खाएंगे तो आपको अपच की समस्या हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जठराग्नि मंद रहती है उस टाइम पे। और आपको फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, ये सब आपको ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में नहीं खाना है। उससे क्या हो जाएगा? पित्त आपका बढ़ जाएगा। और आपको फ्रिज का पानी तो नहीं पीना चाहिए, पर ठंडे ड्रिंक्स आप पीजिए, जैसे कि आपको छाछ का शरबत, गोंद कतीरा, पित्त शमन में बहुत अच्छा होता है, गोंद कतीरा ले सकते हैं, खस का शरबत, खसखस आता है, खस का शरबत लीजिए आप। फिर जो भी ईख का शरबत, ईख आता है, ईख लीजिए आप। गुलकंद ले सकते हैं, पित्त बढ़ रहा है तो वो आप कर सकते हैं। सब गर्मी में आपको ठंडी का एहसास देंगे। आप सत्तू ले सकते हैं दोनों सीजन में, ग्रीष्म और वर्षा में। फिर आते हैं हम शरद ऋतु में। शरद ऋतु में जैसा हमने देखा, पित्त अभी एकदम अपने चरम सीमा पे है, तो वही आप सौंफ लीजिए, आप इलायची लीजिए, कूलिंग सारे फूड लीजिए। तो पित्त में क्या क्या षड्रसा होता है बताइए कोई? अभी जस्ट मैंने बताया षड्रसा में तिक्त, कषाय और मधुर। ठीक है, तिक्त मतलब बिटर फूड, कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट फूड और मधुर मतलब स्वीट फूड। ठीक है, स्वीट मतलब ये नहीं कि मिठाई खा रहे, ठीक है ना, स्वीट द्रव्य गुण जो आता है, राई, घी, यव, फिर यष्टि मधु, हनी, ये सब। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। पर एक एक्सेप्शन है, जैसे आमलकी। आमलकी है तो आपका आम्ल गुण का, पर मैंने क्लास में बताया था षड्रसा में आमलकी एक्सेप्शन है। आमलकी एक्सीलेंट पित्त शामक है। ठीक है, आमलकी एक ऐसा स्पेशल मतलब हमारा फ्रूट है जो कि इतना मतलब आम्ल गुण का होते हुए भी वो आम्ल गुण होते हुए भी उसका विपाक जो है वो मधुर है। मतलब आफ्टर डाइजेशन मुंह में जाते देखिएगा वो मीठा मीठा टेस्ट करता है। आमलकी खाइए, पानी पी के देखिए,
मुंह में मीठा मीठा लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा। इनिशियली खाते वक्त खट्टा लगता है और उसका विपाक मधुर है, तो इसलिए वो पित्त शमन में एक्सीलेंट काम करता है। तो आप लोग जरूर से जरूर आंवला का रस पीजिए इस समय पे, या कच्ची आंवला खाइए या कच्ची आंवला का जूस पीजिए। मैंने इसे वीडियो भी बनाया, चाहे तो देख सकते हैं। और फिर जैसे कटु चीजें जैसे करेला सीजन में देखिएगा प्रकृति देती है, करेला लीजिए, नीम लीजिए, फिर आपको कषाया फूड में जैसे पान खाइए, खाने के बाद पान खाइए, तोरी, लौकी, ये सब सब्जियां आप ये सारे ग्रीष्म, वर्षा, शरद इन सब में खाइए, कूलिंग चीजें कीजिए। और इस समय पे पंचकर्मा करना सबसे बेस्ट रहता है शरद ऋतु में। और अगर नए अभ्यासी जो है वो प्राणायाम या योगा प्रैक्टिस भी इस समय पे शुरू कर सकते हैं। ग्रीष्म में प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना वर्जित है, जैसा आप पढ़े हैं योगी ग्रंथ में। ग्रीष्म में कोई भी नए साधक है वो ग्रीष्म ऋतु में योगा अभ्यास या प्राणायाम की शुरुआत नहीं करेंगे। उस समय पे हमारा बल ये हमारा जठराग्नि कम रहता है। कब करेंगे? जब शरद ऋतु, विंटर, वसंत ऋतु में तब शुरू कर सकते हैं अगर नए साधक है। और जो पुराने साधक है वो करते आ रहे हैं, वो अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हेमंत में। हेमंत में हमारा कफ का संचय हो जाता है। ओके, और कौन सा दोष रहता है? देखो इधर देखो, हेमंत में पित्त का शमन हो जाता है। ठीक है, हेमंत से अर्ली विंटर, जैसा कि हम देखे हैं ठंडी अभी आने वाली है, तो अभी ठंडी की तैयारी हमें कर लेनी है और पित्त धीरे धीरे कम होगा। जैसा कि मैंने कवर कर लिया, हमें उसमें कफ जैसे संचय होने लग रहा है, तो इस कारण हमें सारी गर्म तासीर की वार्म चीजें लेनी जरूरी है। ठीक है, तो साथ ही में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 5 मिनट में आपको पंचकर्मा के बारे में ऋतुचर्या के साथ क्या कनेक्शन है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। जैसे आप जानते हैं कि पंचकर्मा हमारा स्वास्थ्य रक्षा और विकार प्रशमना दोनों में काम आता है। मतलब पंचकर्मा एक प्रिवेंशन टेक्निक तो है ही। स्वास्थ्य रक्षा मतलब आपको रोग तो आएगा नहीं, पहली बात, इससे पंचकर्मा इंश्योर करता है। और दूसरा, अगर आपको रोग आ गया है, थेराप्यूटिक भी है, तो आप उसे कैसे निकालेंगे, कैसे उससे ठीक होंगे। तो विकार जो भी आपके शारीरिक व्याधि है उससे कैसे कम कर सकते, तो दोनों ये ऋतुचर्या और पंचकर्मा जो भी फॉलो करते हैं दोनों इसमें हेल्प करेंगे। तो जैसे ठंडी का सीजन है, शिशिर है, आप जानते बाहर का तापमान ठंड है, तो आपको उसमें अभ्यंग करना चाहिए। और कफ भी बढ़ा हुआ है, तो इस कारण से आपको अभ्यंग कितना करना चाहिए? माइल्ड करना चाहिए, उष्ण तेल से, कि कफ ऑलरेडी स्निग्ध है पर बाहर में ठंडी भी है। ठीक है, तो ठंड से बचने के लिए आप अभ्यंग वैसे डेली कर सकते, जैसा मैंने बताया था, हमेशा 5-5 मिनट का। तो इस समय पे आप मूर्ध तेल, आप उत्सदना, ये सब तेल से आप अभ्यंग कर सकते हैं, ताकि आप ठंड के प्रकोप से अपने शरीर को बचा सके। ठीक है, इसमें बात का हल्का हल्का इन्फ्लुएंस आता है। ठंडी के टाइम पे भी बात दोष थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, यहाँ पे टेबल पे नहीं दिया हुआ है, पर बात दोष का भी थोड़ा बहुत प्रकोप आता है, देखा जाता है, बात का भी कभी बढ़ जाता है, कुछ आचार्यों के हिसाब से माना गया है। तो इसलिए हम अपना बॉडी का लुब्रिकेशन मेंटेन करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक, आप जैसा जानते हैं, मैंने पंचकर्मा क्लास में बताया था कि वमन जो होता है वो कफ दोष को निकालने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कोई भी एलर्जिक साइनोसाइटिस, रिनराइटिस, जो नाक में छींके आना, फिर गले में जो बलगम लोगों को अटका रहता है, पैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, उसके बाद लंग्स के में जो भी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो रिलेटेड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसमें वमन बहुत हेल्प करता है, आपके बढ़े हुए कफ दोष को निकालता है। तो वमन, जैसा मैंने बताया, वसंत ऋतु में कफ दोष सबसे प्रकोपित रहता है, तो तब वमन करना बेस्ट रहता है। ओके, फिर आ जाते हैं ग्रीष्म तो आप जानते हैं थोड़ा सा गर्म सीजन है, तो वहां पे हम कोई भी शोधना थेरेपी नहीं देते हैं। मैक्सिमम आपको अपने बॉडी को कूलिंग करने हैं, तब शीतल लेप लगा सकते हैं बॉडी में। शीतल लेप क्या, चंदन का लेप सारे बॉडी में लगा सकते हैं कभी कभी। ठीक है, ग्रीष्म में ना कोई नया प्राणायाम एडवाइज है और ना ही आपका कोई शोधना थेरेपी, पंचकर्मा नहीं किया जाता। जो लोग प्रति मास से नस्या करते, जो नस्या कर सकते, नस्या कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था नाक के जो पतले झिल्ली होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ड्राईनेस की वजह से फटने लगते हैं। तो नस्या करने से उदर्व जातु रोग जो है ऊपर, ये जो सिर और कंठ से सिर तक जो रोग है उसमें
कमी होती है, क्योंकि ड्राइनेस को हम फिर निकाल सकते हैं। नस्या तेल, जैसे नाक में तेल डालने का प्रक्रिया जो है, तो आप नस्या कर सकते हैं एटमेक्स, और कोई पंचकर्मा नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं हम बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में बस्ती भी एडवाइज्ड है। बसंत ऋतु में जैसे वमन भी एडवाइस है, बसंत ऋतु में बस्ती भी एडवाइस है। बस्ती तीनों दोषों को कम करती है, बात पित्त कफ, पर बस्ती 2 सीजन में ही सबसे एडवाइस है, बसंत ऋतु और हमारा शरद ऋतु। ठीक है, जब भी सीजन चेंज होता है, इन दोनों सीजनों में बस्ती सबसे ज्यादा कार्यगर होती है। बस्ती माने कि एनिमा, जो हम एनल रूट से पानी, क्वाथ, कारा या कोई भी मेडिकेटेड तेल, ऑयल, घी, तक्र यूज करके जो बस्तीकर्मा करते हैं, बसंत और शरद दोनों में किया जाता है। और फिर आते हैं हम शरद ऋतु में विरेचन और रक्त मोक्षण। विरेचन मतलब वो जो घी, तेल, तक्र पिला के जो आपको मतलब लूज मोशन लगाया जाता है, विरेचन। वमन मतलब आपको घी तेल पिला के उल्टी जो किया जाता है, तो कफ दोष की निवृत्ति होती है, उससे कम होता है। और विरेचन से पित्त दोष की मुख्यतः निवृत्ति होती है, कफ भी थोड़ा बहुत निकलता है। ठीक है, विरेचन मतलब तेल घी पिला के जो आपको नीचे से जठराग्नि होते हुए आपकी नीचे के गुदा द्वार से जो आपका सारा दोष निकलेगा। तो विरेचन और रक्त मोक्षण ये शरद ऋतु में सबसे बेस्ट काम करता है। जिनको भी पित्त विकार है, रक्त पित्त दुष्टि है, मतलब ब्लड डिसऑर्डर, स्किन के जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भी रक्त पित्त दुष्टि में आता है। स्किन प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, सोराइसिस, फिर आप जैसे पीरियड के प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवी होना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम होना, फिर नहीं आना पीरियड, पीसीओएस, ऐसे जो प्रॉब्लम से रक्त पित्त विकार है, ये सब प्रॉब्लम में बहुत अच्छा विरेचन रिजल्ट देता है। और रक्त मोक्षण जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया था, कहीं भी इम्प्योर ब्लड हो वो सब निकाल सकते हैं, अर्थराइटिस हो वो सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शरद ऋतु। शरद ऋतु जिसको ऑटम बोलते हैं, उसमें पित्त का सबसे ज्यादा, ठीक है, पित्त एग्रावेटेड होता है और वात धीरे धीरे उसमें कम होता है। ये मैंने एक टेबल बस बनाया था, टेबल एक है, तो इसमें आदान काल मतलब क्या, टेबल में आदान काल मतलब जो हमारा उत्तरायण चल रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सीजन आएगा, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, पहले के 3 सीजन, उत्तरायण जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रहता है, ये सूर्य के डायरेक्शन के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन रहता है मिड जनवरी से जुलाई तक, ये है आदान काल। और जैसा मैंने बताया था दक्षिणायन, ये है विसर्ग काल। ठीक है, ये संस्कृत के कुछ टर्मिनोलॉजीज है। इसमें कौन कौन से सीजन आएगा, वर्षा, शरद और हेमंत, लास्ट के सीजन। ठीक है, साल के लास्ट के सीजन आएगा वर्षा, शरद, हेमंत। तो ऐसे 3 सीजन मिलके काल बनते हैं, एक काल। ठीक है, और या आयान भी बोल सकते हैं, नॉर्दर्न सोलिस्टिस, समर साउदर्न सोलिस्टिस। तो हमने सारे मंथ, कौन सा प्रकोप, कौन सा मतलब संचय होता है, हमने सारा देख लिया, ये हमने कवर कर लिया था। ये पंचकर्मा के कुछ प्रोसीड्योर्स है जो कि आप कर सकते हैं, हमने सारा देख लिया। वही आपको याद रखना है कि ग्रीष्म में आपको सिर्फ नस्या दे सकते हैं, ग्रीष्म या वर्षा जो ऋतु है इसमें सिर्फ नस्या दे सकते हैं। प्रवृत्त ऋतु वही ऋतु है जो वर्षा के ठीक थोड़ा पहले आती है। ठीक है, उसमें सिर्फ आप नस्या दे सकते हैं, या लेपन, ठंडी लेपन, शीत लेपन जिसमें आप चंदन लगाएंगे। और बाकी आप कर सकते हैं शरद ऋतु में आप वमन, रक्त मोक्षण, लेपन, बस्ती कर सकते हैं। बसंत ऋतु में भी आप बस्ती और बहुत सारे ऐसे हैं। ओके, तो इसमें से किसी को कोई डाउट है बताइए, ये हमने थोड़ा मोड़ा कवर कर लिया है। फिर क्लास एंड करते हैं।